Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की 2026 की परीक्षा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए। इस चैनल पे आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के सिलेबस का पार्ट 2 यानी कि सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट सिलेबस और टेस्ट सीरीज़ कराई जा रही है टॉपिक वाइज, और ये दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में कराई जा रही हैं, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। आज की हमारी क्लास है मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी की क्लास नंबर 3। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या है। यहाँ हम यूपीपीएससी द्वारा दिया गया सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा हो चुका है, सेकंड टॉपिक हम थर्ड के बाद करेंगे। चल रहा था हमारा यहाँ पे थर्ड टॉपिक, जिसमें से कि जन स्वास्थ्य की परिभाषा, मापदंड और अवयव यानी कि पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन, पैरामीटर्स एंड कंपोनेंट्स हमने क्लास नंबर 2 में किया। आज क्लास नंबर 3 में हम करेंगे मानव रोग और स्वास्थ्य, उसमें आनुवंशिक और संचारी रोग और इनका उन्मूलन। ठीक है, ह्यूमन डिजीज एंड हेल्थ, जेनेटिक एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड देयर इरेडिकेशन, ये हम आज की क्लास नंबर 3 में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज की क्लास में हमें समझना है कि डिजीज़ यानी कि रोग क्या है, और फिर दो कैटेगरीज हमें यहाँ पे समझनी है, जेनेटिक रोग की और कम्युनिकेबल यानी कि संचारी रोगों की। यहाँ पे हमें कैटेगरीज देखनी है और फिर देखना है कि कैसे हम इनका उन्मूलन या इरेडिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि डिजीज़ क्या होती है यानी कि रोग क्या होता है। सो डिजीज़ इज़ अ कंडीशन इन विच नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन इज़ डिस्टर्ब्ड। जब हमारा शरीर का नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर या फिर उसके फंक्शनिंग में कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है और उसकी वजह से कुछ साइंस सिम्टम्स दिखते हैं, तब वो कहलाती है डिजीज़ या रोग। ठीक है, डिजीज़ या रोग वह अवस्था है जिसमें शरीर की सामान्य संरचना या कार्य प्रणाली में गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण लक्षण, संकेत या दोनों दिखाई देते हैं। तो ये होता है रोग की जो नॉर्मल कंडीशंस में जैसे हमारा बॉडी फंक्शन करता है, जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर रहता है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी आ जाए और वो चीज़ लक्षणों में या किसी संकेत के थ्रू दिखे, वो कहलाती है रोग या डिजीज़। ठीक है, तो अब सबसे पहले करेंगे जेनेटिक डिजीज़ या आनुवंशिक रोग क्या होते हैं। जेनेटिक डिजीज़ यानी कि आनुवंशिक रोग। अब ये नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जीन्स का या आनुवंशिकता का कुछ ना कुछ रोल होगा, है ना। हमने मनोविज्ञान साइकोलॉजी जब किया था तो उसमें एक चैप्टर किया था आनुवंशिकता और पर्यावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो आई होप आपको वो चैप्टर याद है, एंड उसमें मैंने आपको जीन्स के बारे में, क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र, डीएनए, इनके बारे में ऑलरेडी समझा दिया था। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है या समझ नहीं आई हुई तो आप ये चीज़ उस वाले चैप्टर में मनोविज्ञान के में देख सकते हैं, इसी सेम प्लेलिस्ट में वो है। ठीक है, उस चीज़ को मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगी, नहीं तो थोड़ा और लेंदी हो जाएगा। हम सीधा डिजीज़ पे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म्स यूज़ होंगे जैसे जीन्स, क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र, डीएनए, ये सब आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है ना। जीन डीएनए के एक सेगमेंट को कहते हैं, और ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ नहीं बताऊँगी। आप आई होप कि पहले तो कि आपको पता हो, आपने कर लिया हो वो चैप्टर, एंड इन केस अगर नहीं किया है तो एक बार ये चीज़ें देख लेना। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि या तो हमारे जीन्स या हमारे क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र, जो कि कितने होते हैं 23 के पेयर्स में होते हैं, और टोटल कितने हो गए 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, या हमारे डीएनए में
इनमें कुछ गड़बड़ी जब होती है, ठीक है, या तो जीन्स के नंबर में कि एक जीन में कुछ गड़बड़ी आ गई या इनके स्ट्रक्चर में, है ना, तब क्या होता है, जेनेटिक डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, ठीक है। इनके नंबर में या इनके स्ट्रक्चर में, इनकी संरचना में जब कोई इशू आता है तो जेनेटिक बीमारी या आनुवांशिक रोग होता है, ठीक है, या उसके चांसेस होते हैं। अब इसमें कुछ पर्टिकुलर हम रोग करेंगे जो कि महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम करेंगे ब्लड रिलेटेड, यानी कि रक्त संबंधी। इसमें जो सबसे मेन आते हैं वो है थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, और हेमोफीलिया, ठीक है। इनको हिंदी में भी यही कहते हैं, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और हेमोफीलिया, ठीक है। अब इनमें होता क्या है, थैलेसीमिया में क्या होता है कि जो हेमोग्लोबिन की मात्रा है हमारे ब्लड में, आरबीसीज में हेमोग्लोबिन होता है ना, तो हेमोग्लोबिन की मात्रा इसमें कम बनती है और उसकी वजह से आरबीसीज का काउंट कम हो जाता है एंड एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो थैलेसीमिया में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आरबीसीज या हेमोग्लोबिन का काउंट कम होता है, ठीक है, एंड उसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में जो हमारे आरबीसीज होते हैं जनरली उनकी शेप कैसी होती है, ऐसे राउंड होती है ना, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में वो शेप इस टाइप की हो जाती है। सिकल का मतलब होता है जिससे घास काटते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना दराती या हंसिया बोलते हैं उसको हिंदी में शायद, तो उसकी शेप कैसी होती है, इसी टाइप की होती है ना, इस टाइप का सा औजार रहता है वो कुछ, है ना, तो इस टाइप की शेप हो जाती है, तो इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। और इस शेप को सिकल बोलते हैं और क्रेसेंट मून की शेप भी होती है ये, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम सिकल सेल एनीमिया पड़ा, क्योंकि जो आरबीसीज की शेप है वो ऐसी हो जाती है और इसके कारण क्या होता है, फिर ये इनके टूटने का भी संभावना रहती है जल्दी से, और जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें जाके ये रुकावट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है और ऑर्गन्स पे भी उसका असर होता है, ठीक है। तो इसलिए ये सिकल सेल एनीमिया कहलाता है, बहुत ही खतरनाक डिजीज़ होती है। फिर है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड नॉर्मली क्या होता है, ब्लड अगर कहीं से कुछ कट गया, ब्लड निकल रहा है, तो थोड़ी देर के बाद वो अपने आप हील हो जाता है, उसके ऊपर क्लॉटिंग आ जाती है ना। लेकिन हेमोफीलिया के अंदर क्या होता है, जो ब्लड का क्लॉटिंग वाला जो मैकेनिज्म होता है वो यहाँ पे लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं होता, ठीक है, ये इशू होता है यहाँ पे। तो ये 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लड रिलेटेड जेनेटिक डिजीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए और अक्सर एग्जाम में इनमें से कोई भी आ जाती है, ठीक है। थैलेसेमिया में आरबीसीज या हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो जाता है, एनीमिया की कंडीशंस आ जाती हैं। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसीज की शेप चेंज हो जाती है, ठीक है,
सिकल की शेप के हो जाते हैं, उसकी वजह से वो ब्लड वेसल्स में रुकावटें पैदा करते हैं, पेन क्रिएट होता है, एनीमिया की कंडीशन आती है। दो जो ऊपर के हैं वो एनीमिया है, ठीक है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। इसमें तो एनीमिया खुद ही है, इसमें लास्ट में मिया है। थैलेसीमिया और हेमोफीलिया में अगर कंफ्यूजन हो तो ये याद रखना, जिसमें मिया आया लास्ट में वो एनीमिया से रिलेटेड है, ठीक है। और फिर दूसरा बच्चा हेमोफीलिया, उसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ठीक। तो ये हमारे हैं ब्लड रिलेटेड, फर्स्ट हो गया। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। यानी कि गुण सूत्रों के विकार, ठीक है। हम यहाँ सिर्फ वही कर रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक तो बायोलॉजी वालों का है वैसे तो, है ना, लेकिन यहाँ पे आपके एग्जाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट बीमारियाँ हैं, सिर्फ रोग हैं, वही कर रहे हैं। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जो मेन है आपके लिए वो है डाउन सिंड्रोम, ठीक। फिर है टर्नर सिंड्रोम, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो आपको याद होगा हमने करे थे 23 पेयर क्रोमोसोम्स के, है ना। उसमें से हमने बताया था कि 22 पेयर जो हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। और जो लास्ट वाला 23rd पेयर होता है एक, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का, जो कि मेल या फीमेल डिसाइड करता है ना। तो ये जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 21 से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि एक ऑटोसोम है। तो इसलिए डाउन सिंड्रोम को ऑटोसोमल डिसऑर्डर भी कहते हैं, ठीक। तो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है या गुणसूत्र होता है, उससे रिलेटेड ये बीमारी है, ठीक है। हिंदी में भी इसको डाउन सिंड्रोम ही कहेंगे, इन बीमारियों के नाम यही हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टर्नर सिंड्रोम और लास्ट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या आता है, 21st क्रोमोसोम जो होता है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा प्रति बन जाती है 21st क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, ठीक है। कॉपी को प्रति बोलते हैं। और इस चीज़ को, ये जो एक्स्ट्रा कॉपी बनती है, इस चीज़ को ट्राइजोमी ऑफ 21 कहते हैं, ठीक है। ट्राइजोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम या 21st क्रोमोसोम। तो अगर ये पूछा जाए कि डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, तो ऑप्शंस में अगर बोले आपको 21st क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी, तो भी वो ठीक है अगर ऑप्शंस में वो आया है तो। और अगर ऑप्शंस में आपको इसकी जगह ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम आए तो वो ठीक होगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके से ये चीज़ आ सकती है। अब है टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये तो हो गया ऑटोसोमल, क्योंकि ये 21st क्रोमोसोम का था, 22 तक हमारे ऑटोसोमल होते हैं। जो 23rd होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो ये जो लास्ट के जो दो हैं, ये इस वाले क्रोमोसोम के 23rd क्रोमोसोम से रिलेटेड हैं। तो हमने उस टाइम पे बात की थी, आपको याद हो, जब XX आता है तो होता है फीमेल, XY आता है तो होता है मेल, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम का रोग जो है ये फीमेल्स में होता है, इन फीमेल्स। इसमें क्या होता है कि ये जो XX होता है, इसमें एक X
मिसिंग होता है, ठीक है। यहाँ से आप समझ सकते हैं 2 एक्स में से 1 एक्स मिसिंग रहता है यहाँ पे, ये होता है टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल के अंदर होता है ये रोग इन मेल्स। इसमें क्या होता है, जनरली मेल का क्या रहता है, एक्स वाई, ठीक है। लेकिन जब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है तो उसमें क्या होता है, इनके पास एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है, ठीक है। एक्स एक्स वाई ये मेल की कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है इस क्रोमोसोम की लास्ट वाले की, ठीक है। और जब टर्नर सिंड्रोम होता है तो एक एक्स रह जाता है, एक एक्स मिसिंग हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया है गुणसूत्रों के विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। तीसरा है हमारा मेटाबॉलिज्म की वजह से, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कह सकते हैं या डिसीज, यानी कि चयापचय रोग, ठीक है। इसमें एक ही करेंगे, उसको बोलते हैं फिनाइल केटोन्यूरिया, ठीक है। PKU भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। एंड ये होता है फिनाइलनाइन हाइड्रोक्सिलेज की कमी की वजह से या डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। अब एक और करेंगे, पिगमेंटेशन डिसऑर्डर, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्णकता संबंधी रोग। इसमें क्या होता है, जो मेलानिन होता है, मेलानिन क्या होता है, जिसकी वजह से जैसे हमारे बाल, हमारे स्किन, हमारे आईज लैशेस वगैरह, इन सब का जो कलर ब्लैक जो आता है वो मेलानिन से आता है, ठीक है। तो मेलानिन की कमी की वजह से ये रोग हो जाता है और ये ज़्यादातर जो है आईज विजन से रिलेटेड प्रभावित डालता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेलानिन की कमी हो जाती है, ठीक। ये जैसे मेलानिन वर्ड है, फिनाइल केटोन्यूरिया है, ये इंग्लिश में ही एज इट इज़ इसका हिंदी आप लिख सकते हैं। इसके कोई हिंदी का वर्ड ऐसे टेक्निकल यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से ये मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये याद होना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ हिंदी के वर्ड्स बनते हैं, बन सकते हैं, वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे आपको बता भी रही हूँ, ठीक है। तो मेलानिन की कमी की वजह से ये रोग हो सकता है एंड इसका असर ज़्यादातर दृष्टि पे पड़ता है, ठीक है। विजन प्रभावित होता है। मेलानिन ई नहीं आएगा इसमें लास्ट में, ठीक है। पिगमेंटेशन, अच्छा इस डिसऑर्डर का नाम तो मैंने लिखा ही नहीं। इस डिसऑर्डर को बोलते हैं, जैसे इसमें फिनाइल केटोन्यूरिया था और इसकी कमी की वजह से होता है, ये मेलानिन की कमी की वजह से होता है, लेकिन पिगमेंटेशन डिसऑर्डर है, उस बीमारी का नाम है एल्बिनिज्म, ALBINISM, ठीक है। एल्बिनिज्म, इस बीमारी को कहते हैं एल्बिनिज्म। पिगमेंटेशन की कैटेगरी में आता है ये, पिगमेंटेशन डिसऑर्डर की, मेलानिन की कमी से होता है और स्किन, हेयर या आईज से रिलेटेड जहाँ पे मेलानिन की ज़रूरत होती है वहाँ पे इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है और दृष्टि और विजन से रिलेटेड इसमें जो है डिसऑर्डर आ सकते हैं, ठीक है। एक और करेंगे लास्ट इसमें, 5th होगा न्यूरोलॉजिकल
डिसऑर्डर, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल जेनेटिक डिसऑर्डर। यानी कि तंत्रिका संबंधी। इसमें क्या नाम है उस डिसऑर्डर का? हंटिंगटन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है HTT जीन के अंदर म्यूटेशन होने से, ठीक है। जीन में कुछ खराबी जब आती है, म्यूटेशन आ जाता है, उसकी वजह से होता है, ठीक। हंटिंगटन, इसको हटा दो। ठीक है, तो हमने कौन कौन से कर लिए जेनेटिक डिसऑर्डर्स में, जेनेटिक डिजीज में? पहले हम 5 कैटेगरी कर ली हमने। पहले की हमने ब्लड रिलेटेड, उसमें क्या? थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और हेमोफीलिया। फिर हमने किया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, गुणसूत्रों के विकार, जिसमें हमने किया डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। यहाँ से टर्नर से भी मैंने ऐसे हटा दिया है, ठीक है, टर्नर ही रखो, इसको टर्नर्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हमने किया फिनाइलकीटोन्यूरिया, इसको PKU भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पिगमेंटेशन का डिसऑर्डर किया एक, एल्बिनिज्म, और न्यूरोलॉजिकल संबंधित किया हमने एक, हंटिंगटन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये 5 कैटेगरीज हो गई हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। आई थिंक ये मोर देन इनफ है। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ हमने बात की नंबर ऑफ जीन की वजह से भी, ठीक है। नंबर ऑफ जीन्स की कितनी है? अगर तो एक जीन में इशू आ रहा है, ठीक है, तो इसको मेंडेलियन भी बोलते हैं, मेंडेलियन डिजीज, ठीक है, या मोनोजीन की तरह बोल सकते हैं मेंडेलियन। मेंडेलियन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रेगर मेंडल साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि भाई एक जीन में इशू आता है तो उसको कैसे देखते हैं। तो ये ग्रेगर मेंडल था। तो अगर एक जीन से संबंधित इशू है, संबंधित रोग है, तो उसको मेंडेलियन डिजीज ही बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रेगर मेंडल ने वो दिया था। और या मोनोजेनेटिक, कुछ इस टाइप से कोई वर्ड आ सकता है, 1 की जगह मोनो करके, ठीक है। मल्टीपल जीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल जीन्स की वजह से, यानी कि मोर देन 1 जीन्स की वजह से अक्सर किस टाइप की बीमारियां देखने को मिलती हैं? जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ वगैरह की जो होती हैं, ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इसमें हमने ये बात तो कर ली कि ये जेनेटिक डिजीज़ हैं, ठीक है। अब एक तो चीज़ हो गई कि जेनेटिक डिजीज़ हैं, क्यों? क्योंकि कि भाई ये जीन्स में या क्रोमोसोम्स में या DNA में कहीं ना कहीं इशू की वजह से ये रोग हो रहे हैं। अब एक चीज़ होती है, ये तो हो गई हमारी जेनेटिक, एक चीज़ होती है हेरिडिटी। ये ध्यान से थोड़ा डिफरेंस समझना है इसको। जेनेटिक मतलब जीन्स, जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड, इसमें जीन्स आ गए, क्रोमोसोम्स, DNA वो सब आ गए, उनसे रिलेटेड बात यहाँ हो रही है, ठीक है। आनुवंशिक हो गया ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौन सी डिजीज़ आएंगी, कौन सी बीमारियाँ आएंगी? जो कि हमने पहले ही बात की, जीन्स में या क्रोमोसोम्स में, है ना, या DNA में जो हो रही हैं इश्यूज़ की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, उनको हम कहेंगे जेनेटिक डिजीज़। तो अब एक वर्ड आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी होती है वंशानुगत, ठीक है।
या इसमें क्या होता है, पेरेंट्स से चाइल्ड में आती है। अब पेरेंट्स से चाइल्ड में क्या आते हैं, जीन्स ही आते हैं, है ना। लेकिन पेरेंट्स के पास अगर कोई डिजीज वाला जीन है, ठीक है, इनमें से कोई ऐसा जीन है जो कि जीन या क्रोमोसोम के लेवल पे या डीएनए के लेवल पे अगर कुछ यहाँ पे इशू है और वो चाइल्ड के अंदर आ गया, है ना, तो या तो वो रिसेसिव में आएगा या डोमिनेंट में आएगा, है ना। वो एक अलग कंसेप्ट है, उसको इतना डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे। सिर्फ ये सोचो कि अगर पेरेंट्स के फॉल्टी जीन्स की वजह से, ठीक है, फॉल्टी जेनेटिक मटेरियल की वजह से अगर चाइल्ड के अंदर कोई रोग आया है, ठीक, तो उसे कहेंगे हेरिडिटी रोग, ठीक है। अब वो रोग जो होगा वो हेरिडिटी तो होगा ही होगा, साथ में वो जेनेटिक भी है, क्योंकि भाई जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही आया है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स की तरफ से तो बिल्कुल सही आया है उसके पास जेनेटिक मटेरियल, लेकिन लाइफ में आगे चल के उसके कोई जीन्स की म्यूटेशन हो गई, ठीक है, यानी कि जीन्स में विकार पैदा हो गया, उसके अपने खुद के जीन्स में विकार पैदा हो गया, तो अब इसको हेरिडिटी नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको ये अपने वंश में नहीं मिली है, उसको पेरेंट्स से नहीं मिली है। ऐसे में ये सिर्फ जेनेटिक डिजीज कहलाएगी, ठीक है। और इसको डी नोवो भी बोलते हैं, डे नोवो, ठीक है, कि नया इसमें ये बीमारी आई है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है डिफरेंस। हर एक जो हेरिडिटी से बीमारी आती है वो तो हेरिडिटी और जेनेटिक हो सकती है, लेकिन जेनेटिक जो बीमारी होती है ज़रूरी नहीं है कि हर जेनेटिक बीमारी हेरिडिटी से भी हो, ठीक है। कुछ एक जेनेटिक बीमारी बाद में जीन्स की म्यूटेशन की वजह से भी हो सकती हैं, उसको डे नोवो बोलते हैं, मतलब कि नई चीज़, ठीक है, जीन्स की म्यूटेशन की वजह से। तो आई होप ये आपको क्लियर है। अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आए कि एवरी जेनेटिक डिजीज़ इज़ अ हेरिडिटी डिजीज़, तो आपको बताना है कि नहीं, ठीक है। एवरी हेरिडिटी इज़ अ जेनेटिक, यस, क्योंकि हेरिडिटी तो जीन्स के थ्रू ही आएगी, है ना। तो हेरिडिटी में अगर इशू है तो जीन्स में जेनेटिक इशू तो है ही है, लेकिन अगर जेनेटिक इशू है तो वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो हेरिडिटी हो सकता है या वो डी नोवो हो सकता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो जेनेटिक डिजीज़ जो है हमारी वो या तो हेरिडिटी से हो सकती हैं, यानी कि पेरेंट्स से मिली हैं, या डे नोवो हो सकती हैं, यानी कि जीन्स की म्यूटेशन से मिली हैं, हुई हैं, ठीक है, आगे लाइफ में चल के। तो ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि जनरली हम जो आनुवांशिकता का चैप्टर होता है उसमें जेनेटिक्स, हेरिडिटी, इन सबको एक साथ ही लेके चलते हैं, कभी डिफरेंस इतना करते नहीं, ना उनकी बात करते हैं ना। लेकिन बीमारी में जब हम ये बात करेंगे तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो हर एक जेनेटिक डिजीज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हेरिडिटी हो, जेनेटिक डिजीज़ हेरिडिटी भी हो सकती है और डे नोवो भी हो सकती है, लेकिन हेरिडिटी जो है वो जेनेटिक ज़रूर होगी, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है। एंड इसी के साथ ही हमारा जेनेटिक डिजीज़ का कंप्लीट होता है, डिजीज़ कंप्लीट होती हैं। इसमें बात कर लेते हैं कि अगर इनका कुछ उपचार वगैरह करना होगा तो वो कैसे करेंगे। अब इसमें जेनेटिक डिजीज़ में अगर हम जन स्वास्थ्य संबंधित अगर कुछ चीज़ देखें कि इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, तो एक तो हम कर सकते हैं जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक है। एक हम कर सकते हैं जेनेटिक स्क्रीनिंग, जिससे कि अर्ली स्टेज पे पता चल जाए एंड कुछ पॉसिबल हो तो वो हेल्प, मेडिकल हेल्प प्रोवाइड की जा सके, है ना। तो अर्ली डायग्नोसिस का इसमें, यानी कि शीघ्र पहचान करनी ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है जेनेटिक डिजीज़ का। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि संचारीय रोगों की तरफ चलते हैं।
ओके, सो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, नाम से पता चल रहा है कम्युनिकेबल है, संचारी है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था एक सोर्स होता है, एक रिसेप्टर होता है ना, लास्ट में होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे इस डिजीज़ में भी एक सोर्स रहेगा और लास्ट में एक होस्ट तो रहेगा। ये दो चीज़ें तो रहेंगी। बीच में मीडियम भी आता है कम्युनिकेशन में। तो ऑलमोस्ट जो कम्युनिकेशन में हमने चीज़ें पढ़ी थी ना, उसी टाइप से है कि एक सोर्स रहेगा, मीडियम रहेगा, लास्ट में एक रिसीवर एंड पे कोई रहेगा, है ना। तो कम्युनिकेबल डिजीज इज अ डिजीज कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, किसी एक इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से ये बीमारी होती है। दैट कैन बी ट्रांसमिटेड, जिसको कि ट्रांसमिट किया जा सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, एनिमल सोर्स और सोर्स टू अनदर ससेप्टिबल पर्सन इन। ठीक है, तो यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, ये इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से होती है, जिसमें कि ये कहाँ से होती है, इन्फेक्टेड पर्सन ये सोर्स हो गया, इससे लेके एक ससेप्टिबल पर्सन तक होती है। और ये पर्सन, एनिमल, कोई भी सोर्स हो सकता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो अ डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन होस्ट या सोर्स टू अनदर इज कॉल्ड अ कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, जो एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक पहुंचती है उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। संक्रामक रोग वह रोग है जो किसी संक्रामक कारक यानी कि इन्फेक्शियस एजेंट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें। ठीक है, फैलाने वाला कौन है, वो ये है एजेंट। ठीक है, संक्रामक कारक इसके कारण होती है और जो संक्रमित व्यक्ति, पशु या किसी अन्य स्रोत से किसी संवेदनशील व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैल सकती है। ठीक है, या तो ये जो पहला व्यक्ति है या पहला स्रोत है, पशु कोई भी, ये डायरेक्ट ट्रांसमिट कर सकता है या इनडायरेक्ट तरीके से ये ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद है, सिंपल शब्दों में अगर कहें तो जो रोग एक संक्रमित व्यक्ति या स्रोत से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। अब संक्रामक रोग में क्या होता है, चेन होती है एक। ठीक है, चेन ऑफ इन्फेक्शन, हमने बात की ना इन्फेक्शन एजेंट की, संक्रामक जो कारक है, तो संक्रमण की श्रृंखला होती है, चेन ऑफ इन्फेक्शन होती है। क्या होता है इसमें, द चेन ऑफ इन्फेक्शन डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ लिंक्स। कुछ लिंक्स होते हैं, उनकी ये व्याख्या करता है, डिस्क्रिप्शन देता है, रिक्वायर्ड फॉर एन इन्फेक्शियस एजेंट टू स्प्रेड फ्रॉम इट सोर्स रिजर्वॉयर टू ससेप्टिबल होस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन कम्युनिकेबल डिजीज में जो सबसे बड़ा हीरो है वो यही है, इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, इसके बिना काम नहीं होना, इसको नहीं भूलना है हमें। ठीक है, यही सारा खेल खेलता है और ये पूरे इस चेन ऑफ इन्फेक्शन में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। तो संक्रमण की श्रृंखला उन कड़ियों का क्रम है जिनके माध्यम से कोई संक्रामक कारक अपने स्रोत से एक संवेदनशील व्यक्ति तक पहुंचकर संक्रमण फैला सकता है। ठीक है, अब ये चेन ऑफ इन्फेक्शन किससे बनती है, 6 लिंक होते हैं इसमें, या फिर यूँ कहें कि 6 कड़ियाँ होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है, सबसे पहले एजेंट। ठीक है, ये संक्रामक कारक जिसको हमने बताया इन्फेक्शियस एजेंट, ये आता है। फिर इसको मिलता है रिजर्वॉयर यानी कि भंडार। रिजर्वॉयर कौन होता है, जो पहला सोर्स होता है हमारा। ठीक है, वो इसके लिए रिजर्वॉयर भंडार का काम करता है। उसके बाद इसको चाहिए एक पोर्टल ऑफ एग्जिट यानी बाहर निकलने का मार्ग, बाहर निकल जाएगा। अब उसको ट्रांसमिट होना है, तो ट्रांसमिट होने के लिए, संचरण के लिए कोई उसे तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आएगा। फिर ट्रांसमिट होके अब उसे चाहिए कि वो कहीं और एंटर हो, तो पोर्टल ऑफ एंट्री आएगी, प्रवेश का मार्ग आएगा, और फिर आएगा अति संवेदनशील होस्ट, उसकी बॉडी में वो चला जाएगा। ठीक है, तो इन 6 लिंक्स को हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे, उससे ये और ज़्यादा क्लियर होगा और फिर से आके हम एक बार इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा एजेंट यानी संक्रामक कारक, इन्फेक्शियस एजेंट। ये क्या होता है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है यानी कि सूक्ष्म जीव होता है जो कि बीमारी करता है।
बीमारी का जो मेन कारण, कोई भी बीमारी जब होगी, कम्युनिकेबल डिजीज होगी, उसको देख के जब हम कहेंगे ना ये किसकी वजह से हुई है, कॉज कौन है इसका, तो वो होगा वो इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, तो ये कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथस। ठीक है, बैक्टीरिया को कहेंगे जीवाणु, वायरस को विषाणु, फंगस को कवक, प्रोटोजोआ, ठीक है, हेलमिंथस को कृमि या परजीवी कृमि। तो एग्जाम्पल क्या है, मलेरिया जो है उसका एजेंट है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक्चुअली में बीमारी के कारण होते हैं। अब एजेंट समझ आ गए, अब क्या है, रिजर्वॉयर यानी कि रोग जनक का भंडार। अब इनको चाहिए कोई जहाँ पे ये इनको भंडार मिले, कुछ जहाँ पे जाके ये रह सकें। ठीक है, तो रिजर्वॉयर क्या होता है, यह वह स्थान होता है जहाँ कोई संक्रामक कारक सामान्यतः रहता है, बढ़ता है और अपनी संख्या बढ़ाता है। ठीक है, तो इसको एजेंट को चाहिए होती है कोई ऐसी जगह जहाँ पे ये जाए, पनपे, अपनी जनसंख्या का विस्तार करे। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं रिजर्वॉयर के, ह्यूमंस हो सकते हैं, मनुष्य के अंदर जाके ये रह सकता है और वहाँ पनप सकता है, एनिमल्स के अंदर या फिर पर्यावरण के अंदर भी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, हमारी अगली कड़ी क्या होती है चेन में, पोर्टल ऑफ एग्जिट। अब ये सपोज करो किसी मनुष्य की बॉडी में, सपोज करो हमने एजेंट माना बैक्टीरिया। ठीक है, अब वो गया रिजर्वॉयर एज अ किसी ह्यूमन की बॉडी में। ठीक है, वहाँ गया, वहाँ जाके वो पनपा, उसने अपनी जनसंख्या बढ़ाई, अब बढ़ चुका है, अब उसे क्या है, अब उसे निकलना है उसकी बॉडी से। ठीक है, द रूट थ्रू विच द इन्फेक्शियस एजेंट लीव्स द रिजर्वॉयर। अब किसी ना किसी मार्ग से, वह मार्ग जिससे रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीवी अपने आश्रय स्थल से बाहर निकलता है। ठीक, अब वो वहाँ से बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने के ह्यूमन बॉडी से या कहीं एनिमल की बॉडी से भी अगर निकलना है तो उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कहाँ से निकल सकता है, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से, श्वसन स्राव जो हम एक्सहेल करते हैं, ब्लड से, स्टूल से या यूरिन से, इन चीज़ों से वो बाहर निकल सकता है। ठीक है, अब बाहर निकल गया, अब क्या होगा, वो ट्रांसमिट करेगा, है ना। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, संचरण का तरीका, अब वो ट्रांसमिट कैसे करेगा, हमने शुरू में डेफिनेशन में ही पढ़ा था, या तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा या इनडायरेक्ट, है ना। तो द मोड बाय विच एन इन्फेक्शियस एजेंट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इट्स सोर्स या रिजर्वॉयर टू अ ससेप्टेबल होस्ट। तो ट्रांसमिशन क्या है, यह वह तरीका है जिससे रोग पैदा करने वाला जो सूक्ष्म जीवी है, वो जो पहला स्रोत था, है ना, संक्रमित स्रोत था, उससे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। ठीक है, या तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन से। डायरेक्ट ट्रांसमिशन से कैसे पहुंचेगा, प्रत्यक्ष संचरण से, जैसे कि इन्फेक्शियस एजेंट सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जैसे हमने कोई इन्फेक्शियस है, उसके हाथ में कुछ बैक्टीरियाज हैं, हमने उससे हाथ मिलाया तो वो हमारी बॉडी में भी आ जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट एग्जाम्पल ऐसे हो गए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, प्रत्यक्ष संपर्क, एग्जाम्पल संक्रामित व्यक्ति से हाथ मिलाना, गले लगना, इस टाइप से, या फिर ड्रॉपलेट्स एट क्लोज रेंज, या जैसे हम छींकते हैं, खांसते हैं या बोलते टाइम मुंह में से कुछ ड्रॉप्स निकल गए, है ना, जिसमें कि ये इन्फेक्शन था, ये इन्फेक्शियस एजेंट मौजूद थे, तो भी ये सामने वाले में डायरेक्टली फैल सकता है। तो कोविड इसका सबसे बड़ा और रीसेंट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से वो होता था, है ना, तो उसमें हमने ये चीज़ें कितनी अपनाई थी कि इवन पूरे वर्ल्ड में कि सब नमस्ते करने लग गए थे, हाथ मिलाना लोगों ने छोड़ दिया था, क्योंकि क्या था कि भाई वो डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल रहा था, है ना। और मास्क लगाना शुरू किया था ताकि जो ड्रॉप्स हैं हमारे, चाहे रेस्पिरेशन के थ्रू या माउथ के थ्रू, वो ड्रॉप्स जाके सामने वाले पे ना गिरे, एंड इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग भी आई थी, ताकि वो एक दायरा इतना मेंटेन हो कि जो ड्रॉप्स की जो रेंज होती है वो उससे ज़्यादा अधिक डिस्टेंस हम मेंटेन करके चल रहे हैं, जिससे कि संक्रमण को रोका जा सके, है ना। तो वो सारे जो मास्क पहनना, हाथ ना मिलाना, नमस्ते करना, ये सब क्या कर रहे थे, हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन को रोक रहे थे, है ना। अब होता है या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में, अप्रत्यक्ष संचरण में क्या होता है, अब ये
एक पर्सन या एक सोर्स से रिसीवर की तरफ ना जाके ये किसी मीडियम को चुनता है, ठीक है, उस मीडियम के थ्रू ये जाता है। जैसे कि एक माध्यम चुनता है ये, ठीक है, इंटरमीडियरी चुनता है, किसी मध्यस्थ के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। अब इसमें क्या क्या मीडियम हो सकते हैं? व्हीकल को बोलते हैं माध्यम, ठीक है। फूड के जरिए पहुंचा या वाटर के जरिए पहुंचा तो ये उसके हो जाएंगे व्हीकल, ठीक है, माध्यम। एयरबोर्न ट्रांसमिशन से पहुंच सकता है, यानी कि वायुजनित संचरण से पहुंच सकता है, कि हवा में जो सस्पेंडेड लटके हुए जो पार्टिकल्स रहते हैं उनमें ये रह सकता है, ठीक है। और किसके जरिए? वेक्टर यानी रोगवाहक। वेक्टर वो होते हैं कि जो खुद चल के जो है उस बीमारी को कैरी करके, उन एजेंट्स को कैरी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाते हैं, जैसे कि मॉस्किटो हो गए, मक्खियाँ हो गई, है ना। तो मॉस्किटो किसका एग्जाम्पल है? वेक्टर का, रोगवाहक का। फिर है फोमाइट। फोमाइट मतलब दूषित वस्तु, ठीक है। ये भी हमने कोविड के टाइम पे बहुत देखा था। ऐसी वस्तु जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, कि जैसे अगर किसी को इन्फेक्शन है और उसने पूरे दिन किसी पेन से काम किया है तो उस पेन में भी वो वायरसेस आ गए, अब उसको कोई और उठाएगा तो वो वहाँ से उसमें चले जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट्स में जो इन्फेक्शन आ जाता है उसके थ्रू जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो, ठीक है। फोमाइट यानी दूषित वस्तु, इसको हम बोलते हैं। जैसे किसी ने रुमाल यूज़ कर लिया, उसी रुमाल को फिर किसी और ने यूज़ कर लिया, या दरवाजे का हैंडल, है ना, पेन। अगर आपको याद हो जो दरवाजे कोविड के टाइम पे क्या होता था कि ऑफिसेज वगैरह में हैंडल को यूज़ करना ही बंद हो गया था, नीचे फुटर लगा दिया जाता था दरवाजे में और पैर से जो है दरवाज़ा खोलते बंद करते थे। तो इस तरीके से वो यहाँ पे काम हो रहा था, ठीक है। तो हैंड्स का यूज़ मिनिमम था पब्लिक प्लेसेस पे। तो ये एग्जाम्पल है हमारे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के, ठीक है। अब ट्रांसमिशन हो गया, अब क्या उसे चाहिए? कोई एंट्री का, है ना। अब जो नया जो जहाँ पे जाना है उसको, नया होस्ट जो मिला है वहाँ पे उसे पॉइंट ऑफ एंट्री चाहिए, है ना। तो पोर्टल ऑफ एंट्री, प्रवेश का मार्ग। अब प्रवेश का मार्ग क्या होगा? दूसरे जीव में या मनुष्य में या पशु में, किसी में भी, द रूट थ्रू विच एन इन्फेक्शियस एजेंट एंटर्स ए ससेप्टिबल होस्ट, ठीक है। वह रास्ता जिससे रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीवी किसी संवेदनशील व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, ठीक। अब ये क्या हो सकता है? जैसे कि सांस के द्वारा, है ना, या माउथ के द्वारा, पाचन मार्ग से, या ब्रोकन स्किन अगर क्षतिग्रस्त त्वचा है उसमें से, ब्लड स्ट्रीम में से, रक्त प्रवाह में से, है ना। जैसे अगर कटवट लग जाता है तो उसके अंदर से चला जाता है ये इन्फेक्शन। तो ये उसके बाद क्या है? लास्ट, ससेप्टिबल होस्ट, हमारा अति संवेदनशील मेजबान। अब ये कौन होता है जो लास्ट में जिसके पास ये जाता है? संवेदनशील मेजबान वह व्यक्ति या पशु है जो किसी संक्रामक कारक से संक्रमित हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उसके शरीर में उस संक्रामक कारक के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा या प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती, ठीक है। हम कहते हैं ना कि जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तब हम ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाते हैं किसी भी रोग को पकड़ने के लिए, है ना। रोग हमें जल्दी से लग जाता है। तो कोई ऐसा जीव, ऐसा मनुष्य या पशु जिसकी की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होगी, अति संवेदनशील होगा, तो उसको ये जल्दी से पकड़ लेगा, वो उसका ससेप्टिबल होस्ट हो जाएगा, अति संवेदनशील मेजबान, ठीक है। अ ससेप्टिबल होस्ट इज अ पर्सन और एनिमल हु कैन बिकम इन्फेक्टेड बिकॉज दे डू नॉट हैव एडिक्वेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। या तो उन्होंने टीकाकरण नहीं लगवाया, या उनकी नेचुरल इम्यूनिटी कमज़ोर है, किसी भी कारणवश उनके अंदर ये क्षमता नहीं होती कि अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट अगर अटैक करने वाला है तो उससे हम बचें, तो इसलिए वो बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। अब एक बार फिर से वापस चलते हैं अपनी चेन की तरफ। तो ये है हमारी चेन ऑफ इन्फेक्शन जो 6 लिंक से 6 कड़ियों से बनी होती है। तो आई होप अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एजेंट आता है ना, रिजर्वॉयर यानी कि पहले जीव की बॉडी में उसका भंडार बनता है, उसमें वहाँ पनपता है, ठीक है।
पूरा पनपने के बाद, वहाँ काम होने के बाद वो वहाँ से एग्ज़िट कर जाता है, ठीक है। अब उसके बाद वो ट्रांसमिट होता है और फिर कोई एक नया होस्ट ढूंढता है, वहाँ पे वो एंट्री लेता है और जो एक ससेप्टिबल होस्ट होता है, अति संवेदनशील होस्ट होता है, उसकी बॉडी में वो चला जाता है, ठीक है। फिर ऐसे ही इसकी बॉडी से उठ के फिर यहाँ पे इसकी बॉडी में वो रिजर्वायर मिलेगा उसको, फिर वहाँ पे फिर से पोर्टल ऑफ एग्जिट होगा। तो इस तरीके से ये चेन चलती रहती है, ठीक है। ये ससेप्टिबल होस्ट भी किसी अगले वाले होस्ट के लिए पहले सोर्स का काम करेगा, है ना। तो इस तरीके से ये चेन आगे बढ़ती जाएगी। अब आगे चलते हैं। आई होप ये चेन ऑफ इन्फेक्शन आपको क्लियर है और इसमें हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, ट्रांसमिशन वगैरह भी कैसे होता है। अब इसमें 6 कड़ियाँ हैं, तो अगर हम किसी भी एक कड़ी को तोड़ देते हैं तो ये चेन टूट जाएगी, है ना। और फिर ये जो कम्युनिकेशन है इसका वो टूट जाएगा। तो चेन को तोड़कर डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। If we interrupt any important link in the chain, transmission can be reduced or prevented, ठीक है। अगर हम संक्रमण की श्रृंखला की किसी भी महत्वपूर्ण कड़ी को तोड़ दें तो संक्रमण का प्रसार या तो कम हो सकता है या पूरी तरह रोका जा सकता है, ठीक है। और अब इन कड़ियों को कैसे तोड़ेंगे, तो ऑब्वियसली जो 6 की 6 कड़ी हैं उनमें से किसी न किसी पे अलग अलग टाइप की चीज़ें लागू होंगी, है ना। तो जैसे अगर एजेंट है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट या डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, है ना। कि हम जैसे सैनिटाइज करें, स्वच्छता का अपनाएं चीज़ें, ताकि वो वहाँ पे आए ही ना। रिजर्वायर यानी कि अब जिसकी बॉडी में भंडार बना लिया उन्होंने, उसको क्या करें, या तो उसको ट्रीट करें या उसको आइसोलेशन में रखें, ठीक है। कि हमें पता है कि भाई इसके अंदर से जो ट्रांसमिशन है वो होगा। इसीलिए जब कोविड था तो जिसको भी हो जाता था इन्फेक्शन, कोरोना वायरस की वजह से कोविड हो जाता था, तो उसको बोलते थे ना कि आप आइसोलेशन में रहो, है ना। कुछ दिनों तक आप आइसोलेशन में रहो जब तक ठीक ना हो जाओ, बाकी लोगों अलग से उसको रूम दे दिया जाता था। पोर्टल ऑफ एग्जिट, पोर्टल ऑफ एग्जिट पे अगर हमें काम करना है तो हम कैसे करेंगे, मास्किंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन, है ना। पोर्टल ऑफ एग्जिट हमने क्या कहा था, या तो जैसे हम सांस लेते हैं तो वहाँ से निकल सकता है, तो अगर हमें रेस्पिरेशन वाले पे काम करना है तो हम मास्क लगा सकते हैं, तो यहाँ पे वो चेन ब्रेक हो सकती है। ट्रांसमिशन को अगर ब्रेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट ट्रांसमिशन को ब्रेक करना है तो हैंड हाइजीन, सेफ वाटर, वेक्टर कंट्रोल, जो भी ट्रांसमिशन के मेथड हमने कारक पढ़े थे उन सब पे हम कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन को तो हमने कोरोना में कैसे रोका था उसके एग्जाम्पल देख ही लिए, है ना। इनडायरेक्ट में भी वेक्टर, अगर मच्छर ना पनपने दें तो वेक्टर का कंट्रोल हो गया। पोर्टल ऑफ एंट्री, अब यानी कि सामने वाले की बॉडी में जाना है तो उसके लिए क्या, ये पीपी किट भी उस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे बहुत चली थी। जो डॉक्टर्स या मेडिकल सर्विसेज जो भी प्रोवाइड कर रहे थे उस टाइम पे, तो सब पीपी किट पहन के करते थे ना, वो ब्लू कलर की और पूरा कवर करके, है ना, शील्ड वगैरह लगा के, अगर आपको याद हो तो वो पीपी किट थी, ठीक है। तो सामने वाला जो है वो पीपी किट या इस टाइप की चीज़ें, प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकता है, ठीक। सिर्फ ये नहीं कि जिस सोर्स जो एक बार इन्फेक्टेड हो गया वहाँ पे तो हम कुछ ना कुछ एक्शन ले ही रहे हैं, साथ में अब हमारी चेन में वो भी तो है ना जो रिसीव कर रहा है, उसके एंड पे भी हम कुछ ना कुछ चिक कर सकते हैं, है ना। ससेप्टिबल होस्ट क्या कर सकता है, वैक्सीनेशन लगवा सकता है, एप्रोप्रिएट प्रोफैलिक्सिस करा सकता है। प्रोफैलिक्सिस क्या होता है, वैक्सीनेशन होता है बीमारी होने से पहले रोकथाम, ठीक है। प्रोफाइलिक्सिस होता है कि बीमारी के जस्ट होते ही उसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट, उपचार करा लेना, ठीक है। उसको आगे ना बढ़ने देना, वहीं की वहीं रोक लेना, ठीक। तो अब है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब हम इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इनकी रोकथाम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। अब हालांकि हमने ये जो 6 कड़ी थी उसके एग्जांपल्स में पढ़ लिया है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण करवा के, है ना, प्रतिरक्षा या सुरक्षा बढ़ाना। फिर क्या है, आइसोलेशन, पृथक्करण,
आइसोलेशन किसका होता है? जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसको अलग से रखा जाता है। क्वारंटाइन, ठीक है, ये संगरोध, ये अक्षर भी आपने क्वारंटीन भी बहुत ज़्यादा सुना होगा कोविड के टाइम पे। क्वारंटीन में क्या होता है कि जैसे अगर कोई ऐसी पॉपुलेशन में से आ रहा है, ऐसी जगह से आ रहा है इंसान ट्रैवल करके जो कि संक्रमित थी, तो इस इंसान को कहा जाता है कि भाई आप अभी 10-15 दिन जो है अलग ही रहो, क्वारंटीन में रहो, कहीं ऐसा ना हो कि आपने वो कैरी कर रखा हो एजेंट, है ना। तो संक्रमण के संपर्क में आए व्यक्ति को अलग रखना और निगरानी करना, ठीक है, टू सेपरेट एंड मॉनिटर एक्सपोज्ड पर्सन्स। तो कोविड के टाइम पे कितने ही केस ऐसे होते थे कि जैसे जो बाहर की कंट्रीज से जहाँ पे इन्फेक्शंस ये ज़्यादा फैले थे, तो वहाँ पे एयरपोर्ट से ही डायरेक्टली लोगों को क्वारंटीन करते थे, ठीक है, या वो क्वारंटीन हो जाते थे, या अपने घर पे जाके अलग से लोग इस चीज़ में ये फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये क्वारंटीन इन्फेक्टेड पर्सन का नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों में डिफरेंस। आइसोलेशन उसका किया जाता है जो संक्रमित व्यक्ति है, ठीक है, ऑलरेडी संक्रमण हो चुका है उसके अंदर। क्वारंटीन वो होता है जो किसी संक्रमण के संपर्क में रहा हो, आया हो, तो हमें पता नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है कि भाई वो भी संक्रमित है कि नहीं, तो इसलिए उसको अलग रखा जाता है और उसकी कुछ दिनों तक निगरानी की जाती है कि भाई पता चले कि अभी सिम्टम नहीं आ रहे, अभी थोड़ा सा हिडन मोड में चल रहा हो, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो चीज़ जो है आई उभर के। तो ऐसे 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 15 दिन का क्वारंटीन वगैरह होते थे उस टाइम पे भी, कोविड के टाइम पे। उसके बाद और क्या हो सकता है? केस डिटेक्शन, यानी रोगी की पहचान, रोगियों की जल्द से जल्द पहचान करना, केसेस को जल्दी से डिटेक्ट करना। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, संपर्कों का पता लगाना, यानी कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की पहचान करना, है ना। तो हमें अगर ये पता चलेगा कि ये व्यक्ति इन लोगों के संपर्क में आया था, तो फटाफट उनकी भी टेस्टिंग कराना कि हाँ भाई इनको तो कुछ नहीं हुआ है, पता चले, क्योंकि ये कल को जाके और 10 लोगों में आगे फैला दें, है ना। तो इस तरीके से ये जल्दी जल्दी काम करने वाली चीज़ें होती हैं इसमें। और क्या होता है? डिसइंफेक्शन, यानी कि विसंक्रमण, वस्तुओं या सतहों पर मौजूद सूक्ष्म जीवों को कम या नष्ट करना, टू रिड्यूस और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन ऑब्जेक्ट्स या सर्फेसेस। जैसे हम जो सैनिटाइज करते थे चीज़ों को, है ना, हाथों को सैनिटाइज करना, या जैसे बेडशीट को सैनिटाइज करते थे, है ना, या बाहर से कोई भी हमने अमेज़ॉन वगैरह से चीज़ें मंगाई, है ना, जो भी ऑनलाइन सामान आता था, तो बोलते थे ना उसको या तो भाई धूप में रखो थोड़ी देर के लिए, या उसके ऊपर उसको किसी भी तरीके से जो है सैनिटाइज करो, डिसइंफेक्ट करो उस चीज़ को। बाहर से जो भी चीज़ें लाते थे उसको डिसइंफेक्ट करते थे। वेक्टर कंट्रोल, रोग वाहक नियंत्रण, जैसे मच्छर वगैरह जो वेक्टर्स होते हैं, तो रोग वाहकों और संक्रमण के प्रसार को कम करना, ठीक है। सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, सुरक्षित जल एवं स्वच्छता का प्रबंध करना, है ना। हेल्थ एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट, स्वास्थ्य शिक्षा, तो स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान और स्वस्थ व्यवहार को बढ़ाना। अब है कम्युनिकेबल डिजीज यानी संचारी रोग। जैसे हमने जेनेटिक डिजीज की थी, वैसे ही हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज करेंगे, संचारी रोग करेंगे, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिजीज़ यानी रोग कौन कौन से, उनके एजेंट, प्रमुख रोग कारक कौन से होते हैं, किस तरीके से वो फैलते हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, संचरण का तरीका, और क्या उनकी रोकथाम या प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे हर एक डिजीज़ के लिए, जो भी यहाँ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप अब आपको कॉजेटिव एजेंट और मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत नहीं है समझने में। तो हम चलते हैं। तो सबसे पहले है टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, इसको क्षय रोग या तपेदिक कहते हैं हिंदी में। ये किसकी वजह से होती है? ये होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, ठीक है। इसी की वजह से इसका नाम टीबी पड़ा है, यानी कि इंग्लिश में इसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। और ये होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। ये इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? एयरबॉर्न होती है, ये वायु जनित होती है। तो श्वास के कणों से इसका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं हम? शीघ्र पहचान करके, उचित उपचार करके और श्वसन की स्वच्छता से, ठीक है। उसके बाद है मलेरिया, जिसके बारे में हम पहले ही काफ़ी बातें कर चुके हैं। मलेरिया किस एजेंट कौन है? प्लाज्मोडियम, ठीक है। फैलता किसकी वजह से, ट्रांसमिट कौन करता है इसको? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो,
ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं कि हम ये बोलते हैं कि मॉस्किटो किसकी वजह से फैलता है, हम कहते हैं कि भाई फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से, है ना। लेकिन एग्जाम में अगर एजेंट लिखा आ जाए और एनोफिलीज मॉस्किटो और प्लाज्मोडियम दोनों हों तो आपको प्लाज्मोडियम को क्लिक करना है ना। अक्सर हम सिर्फ यही नाम याद रखते हैं, प्लाज्मोडियम भूल जाते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है कि ये जो है ये फैलाने वाला है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, लेकिन एजेंट कारक जो है वो प्लाज्मोडियम है, ठीक है। और इसकी कैसे रोकथाम कर सकते हैं, वेक्टर कंट्रोल। अब मच्छर अगर इसको फैला रहा है तो मच्छर एक वेक्टर है ना, उसकी हम वेक्टर कंट्रोल करके रोगवाहक नियंत्रण, मच्छर से बचाव करके हम कर सकते हैं। डेंगू का कौन है एजेंट, डेंगू वायरस, ठीक है, डेंगू विषाणु। ये किससे फैलता है, कौन फैलाता है इसको भी मच्छर ही फैलाता है, लेकिन कौन सा, एडीज, ठीक है, एडीज मच्छर के काटने से ये होता है। इसको भी हम कैसे कर सकते हैं, मॉस्किटो कंट्रोल या वेक्टर कंट्रोल करके, ठीक है। फिर आता है कॉलेरा यानी कि हैजा। हैजा किससे फैलता है, विब्रियो कॉलेरे से, ठीक है, विब्रियो कॉलेरे हैजा का रोग कारक है, एजेंट है। और ये किससे फैलता है, इसका ट्रांसमिशन किससे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, दूषित भोजन या पानी, ठीक है, जो हमारे व्हीकल थे, हमने पहला जो पढ़ा था दूषित भोजन या पानी व्हीकल में पढ़ा था ना माध्यम में, तो वो है। और इसको कैसे करेंगे, दूषित भोजन या पानी है तो इसकी रोकथाम कैसे होगी, खाना साफ रखो भाई, पानी साफ रखो, है ना, सुरक्षित जल एवं स्वच्छता का प्रबंध करो। तो ये है। आगे चलते हैं और महत्वपूर्ण बीमारियों की तरफ। फिर है हमारा टाइफॉइड। टाइफॉइड जो आंतों का बुखार होता है, आंत्र ज्वर, उसको कहते हैं टाइफॉइड। ये किससे होता है, इसका एजेंट कौन है, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। और इसका कौन है कैरियर, या इसको कौन ट्रांसमिट करता है, दूषित भोजन या पानी, फिर से व्हीकल, है ना, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन वाला। तो हमें ये देख के जो हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसको देख के पता चल जाएगा कि हमें रोकथाम कैसे करनी है, सिंपल सी बात है ना। उसी पे तो रोक लगानी है जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है यहाँ पे। तो दूषित भोजन या पानी है तो सुरक्षित भोजन और पानी, स्वच्छता का ध्यान रखें। फिर है हेपेटाइटिस ए, ठीक है। हेपेटाइटिस ए ये किससे फैलता है, ये वायरस से फैलता है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए नाम का वायरस, HAV इसको बोलेंगे, हेपेटाइटिस ए विषाणु, ठीक है। और ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, फीकल ओरल रूट, ठीक है, मल मुख मार्ग द्वारा या दूषित भोजन पानी के द्वारा ये होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हाइजीन, स्वच्छता का ध्यान रखें और सुरक्षित पानी, ठीक है। उसके बाद है मीजल्स यानी कि खसरे का रोग। ये किससे फैलता है, ये खसरे के विषाणु से फैलता है, मीजल्स वायरस से। और ये सांस जो है श्वसन मार्ग से ट्रांसमिट होता है संक्रमित व्यक्ति के रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स से, ठीक है। तो ये वैक्सीनेशन के द्वारा, टीकाकरण के द्वारा इसका रोकथाम किया जा सकता है। उसके बाद है मम्प्स यानी गलसुआ। मम्प्स जो है ये भी वायरस से फैलता है, इसका एजेंट मतलब कि वायरस होता है गलसुआ विषाणु, ठीक। ट्रांसमिट किससे होता है ये, रेस्पिरेटरी या क्लोज कॉन्टैक्ट से, श्वसन या निकट संपर्क से, ठीक है। तो इसमें भी वैक्सीनेशन या टीकाकरण से इसकी रोकथाम होती है। उसके बाद है वूपिंग कफ यानी कि काली खांसी, ठीक है। काली खांसी किससे होती है, बोर्टेला पर्टुसिस से, और इसका एक दूसरा नाम पर्टुसिस भी है इसीलिए, ठीक है। और ये भी ट्रांसमिशन किससे होता है, रेस्पिरेटरी मार्ग से, ठीक है, इसका ट्रांसमिशन। और वैक्सीनेशन टीकाकरण से, ठीक। डिप्थीरिया की बीमारी किस एजेंट की वजह से होती है, कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है, कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। आप देखेंगे बीमारियों के नाम जो है उनके एजेंट्स के नाम पे पड़े हुए हैं, है ना। तो ये भी श्वसन मार्ग से ट्रांसमिट होती है और अगेन टीकाकरण से इसका रोकथाम किया जा सकता है। पोलियो, ये सबने सुना होगा, है ना। पोलियोमाइलिटिस पोलियो वायरस से होती है और मल मुख मार्ग से ये होती है, और वैक्सीनेशन, टीकाकरण और स्वच्छता से जो है ये इसकी रोकथाम की जाती है। उसके बाद है रेबीज
है ना, जलांक रेबीज विषाणु से होती है। ये अक्सर सुना होगा कि डॉग के काटने से होती है। तो इन्फेक्टेड एनिमल के बाइट या सलाइवा से होती है ये, ठीक है। संक्रमित, अगर कोई पशु ऑलरेडी संक्रमित है तो उस संक्रमित पशु के काटने या उसकी लार से ये बीमारी हो सकती है। और इसमें क्या कर सकते हैं, वुंड केयर, घाव की उचित देखभाल कर सकते हैं, या PEP, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, ठीक है। प्रोफिलैक्सिस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि संक्रमण के संपर्क में आने के बाद बीमारी को रोकना, कि एकदम से जैसे पता चल गया, आपने देखा होगा ना रेबीज के, अगर डॉग किसी को काट लेता है तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और उसको इंजेक्शंस लगते हैं। ये सुना होगा आपने ना कि रेबीज के इंजेक्शन लगे हैं। तो वो क्या होता है, वो प्रोफिलैक्सिस होता है कि कोई इन्फेक्शन या कुछ भी एकदम से हो गई है वो चीज़ अब, तो तुरंत उसको वहीं की वहीं जो है वहाँ उसकी उस लेवल पे रोकथाम की जाती है। कि संक्रमण के संपर्क में आने के बाद बीमारी को रोकना। वैक्सीनेशन क्या करता है, संक्रमण से पहले रोक देता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा फ्लू जो होता है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, रेस्पिरेटरी मार्ग से, ड्रॉपलेट पार्टिकल से ये ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी हाइजीन यानी श्वसन स्वच्छता, उपयुक्त स्थिति में वैक्सीनेशन वगैरह, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर चिकन पॉक्स यानी छोटी माता जिसको बोलते हैं, वो किस एजेंट से होता है, वेरिसेला जोस्टर विषाणु, ठीक है। ये भी रेस्पिरेटरी या श्वसन मार्ग से फैलता है और टीकाकरण से इसका संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। और मेनिंजाइटिस ये होता है मस्तिष्क आवरण शोथ, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेरियस इन्फेक्शन एजेंट्स, इसके अब जो एजेंट्स होते हैं वो काफ़ी होते हैं, कोई एक एजेंट नहीं है, मतलब कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इन सब से फैल सकता है। अब इसका कॉज क्या होगा, ट्रांसमिशन कैसे होगा, कॉज पर निर्भर करेगा कि रोग कारक कैसे फैल रहा है ना। अब बैक्टीरिया होगा तो कैसे फैलेगा, वायरस होगा तो कैसे फैलेगा। इसमें होता क्या है, इन्फेक्शन से मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन आता है। मेनिंजेस क्या होती है, हमारे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें मेनिंजेस, उसके ऊपर मेनिंजेस होती है और उसमें जो है इन्फ्लामेशन आनी, सूजन आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उससे ये इशू होता है। कॉज स्पेसिफिक प्रिवेंशन, कारण के अनुसार रोकथाम क्या होगी, वैक्सीनेशन हो सकती है, हाथों की हाइजीन, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से बचाव, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। या मेनिंगोकोकल डिजीज़ के क्लोज कांटेक्ट को डॉक्टर की सलाह से PEP एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। वही जो कि एकदम से संक्रमित होने के बाद जो देते हैं PEP। उसके बाद है हेपेटाइटिस बी, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, हेपेटाइटिस बी एंड HIV। हेपेटाइटिस बी किससे फैलता है, बी वायरस से, ठीक है, HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक। हेपेटाइटिस बी विषाणु से फैलता है। और ये इसके ट्रांसमिशन क्या क्या हो सकते हैं, ब्लड, सेक्सुअल कांटेक्ट या पेरीनेटल, ठीक है। पेरीनेटल क्या होता है, माँ से बच्चे में, यानी कि अगर कोई माँ है उनके अंदर हेपेटाइटिस बी मौजूद है तो उनसे बच्चे के अंदर वो चीज़ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आ सकती है, ठीक है। वो संक्रमण आ सकता है, वो रोग। ये कैसे इसको रोकथाम करी जा सकती है, टीकाकरण के द्वारा या सुरक्षित प्रैक्टिसेस के द्वारा। फिर उसके बाद है HIV एड्स, ठीक है। तो HIV वायरस का नाम होता है और एड्स बीमारी है, ठीक है। HIV इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, मानव प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु। इसमें क्या होता है, ये ट्रांसमिट कैसे होता है, अगेन सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड या मदर टू चाइल्ड, ठीक है। ये भी अगर HIV इन्फेक्टेड है मदर, तो मदर से चाइल्ड के अंदर भी ये भी आ सकता है, ठीक है। तो ये तीनों इन दोनों में जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकते हैं। इसके भी फिर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे रोकथाम, सेफ प्रैक्टिसेस, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, सुरक्षित व्यवहार, जांच एवं उपचार। उसके बाद है लेप्रेसी। लेप्रेसी मतलब कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को हम हैंसन डिजीज़ भी बोलते हैं, हैंसन रोग भी बोलते हैं। ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसे, लेप्रेसे ही इसका नाम लेप्रेसी पड़ा है, कुष्ठ रोग, ठीक है। ये किससे ट्रांसमिट होता है, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट रेस्पिरेटरी रूट, लंबे समय तक निकट संपर्क
में किसी भी ऐसे इंसान के जिसके श्वसन मार्ग से ये फैलता हो। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करके ही हम कर सकते हैं, शीघ्र निदान एवं उपचार से इसका रोकथाम हो सकती है। ठीक है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बीमारी छूट गई है, उसका नाम है रूबेला। ठीक है, ये होती है, इसका एजेंट होता है रूबेला वायरस। ठीक, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। ठीक है, यानी कि श्वसन बूंदें। ठीक है, और इसका क्या है, वैक्सीनेशन है, इसकी रोकथाम, टीकाकरण। और इसका जो वैक्सीनेशन है वो बहुत फेमस वैक्सीनेशन है, आपने सुना हो तो MMR बोलते हैं, MMR। ठीक है, MMR का वैक्सीनेशन होता है, ये होता है मीजल्स, MMR का फुल फॉर्म मीजल, मम्प्स, रूबेला। ठीक है, इन बीमारियों के लिए ये MMR का वैक्सीनेशन होता है, बच्चों को लगता है। ये बीमारियां हम कर चुके हैं, मीजल मम्प्स भी पीछे, रूबेला एक हो गई, मीजल मम्प्स हमने पहले की थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रही खसरा, मीजल मम्प्स गलसुआ, मीजल्स खसरा होती हैं और वो गलसुआ होती है, और रूबेला को जर्मन खसरा बोलते हैं। ठीक है, रूबेला इज जर्मन खसरा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सारी बीमारियां, रोग, डिजीज। ठीक है, अब हमारा कम्युनिकेबल डिजीज का भी खत्म होता है। अब हम करेंगे इरेडिकेशन यानी उन्मूलन। तो इरेडिकेशन का मतलब क्या है, उन्मूलन का मतलब किस चीज़ का इरेडिकेशन हो रहा है, डिजीज़ का, बीमारी का। तो इरेडिकेशन का मतलब होता है बीमारी है कोई, तो यानी कि उसके कुछ केसेस आ रहे हैं, है ना। तो जब नए केसेस आने बिल्कुल ज़ीरो हो जाएं वर्ल्ड वाइड, विश्व के स्तर पे, तो उसको कहेंगे हमने ये बीमारी इरेडिकेट कर दी, हमने इस बीमारी का उन्मूलन कर दिया। ठीक है, तो इरेडिकेशन जो है ये एक वैश्विक स्तर की, वर्ल्ड वाइड के स्तर की चीज़ है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, क्या होगा ये, परमानेंट रिडक्शन ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज स्पेसिफिक डिजीज to 0 worldwide as a result of deliberate effort। ठीक है, परमानेंट रिडक्शन ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर बीमारी है, उसके अब नए केसेस जीरो हो गए हैं, यानी कि अब कोई नया केस आ ही नहीं रहा है पूरी दुनिया भर में, और ऐसा हमने अचीव किया है। ठीक है, डेलिब्रेट एफर्ट्स डाल के हमने उस पर काम करके उस चीज़ को ये अचीव किया है, उस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया है पूरी दुनिया से, तब वो कहलाएगी इरेडिकेशन या उन्मूलन। ठीक है, हिंदी में भी लिख लेते हैं इसको एक बार, किसी विशिष्ट रोग के नए मामलों को पूरी दुनिया में स्थायी रूप से शून्य कर देना।
और कैसे? डेलिब्रेट एफर्ट्स के द्वारा, यानी कि योजनाबद्ध प्रयासों के द्वारा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इरेडिकेशन यानी कि उन्मूलन। तो क्या कोई ऐसी बीमारी है कि जिसको कि पूरी दुनिया से ही ख़त्म कर दिया गया, उसका इरेडिकेशन कर दिया गया है? तो यहाँ पे एक बीमारी है जिसको कि फॉर्मली ये माना गया है कि वो पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुकी है, इरेडिकेशन हो चुका है, एंड उस बीमारी का नाम है स्मॉल पॉक्स। ठीक है, यानी चेचक का इरेडिकेशन उन्मूलन हो चुका है, ये है। ठीक है, अब ये तो इरेडिकेशन तो बात हो गई कि वैश्विक स्तर पे पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो सकता है ना किसी भी बीमारी का, लेकिन हाँ, हम किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में तो उसको फिर भी ख़त्म कर सकते हैं, राइट? तो उसको कहेंगे क्षेत्रीय उन्मूलन। इरेडिकेशन नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? क्षेत्रीय उन्मूलन। ठीक है, यानी कि किसी प्रांत में, किसी क्षेत्र में, किसी देश में अगर किसी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर रहे हैं, 0 केसेस आ रहे हैं उसके नए, तो उसको हम कहेंगे क्षेत्रीय उन्मूलन, और इंग्लिश में इसको कहेंगे एलिमिनेशन। ठीक है, इसको इरेडिकेशन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे एलिमिनेशन। और वर्ल्ड वाइड अगर बात होगी, वैश्विक स्तर पे बात होगी, ठीक है, पूरी दुनिया की बात होगी, तब होगी वो चीज़ इरेडिकेशन। और इसका एक ही मात्र एग्जाम्पल है स्मॉल पॉक्स या चेचक, जिसको कि माना गया है कि भाई ये पूरी दुनिया से हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो इतना ही है इरेडिकेशन में। रोकथाम होती है, कंट्रोल होता है, वो सब चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, तो आज की क्लास में हमने डिजीज़ को समझा, जेनेटिक डिजीज़ को समझा कि क्या होती हैं, है ना, जेनेटिक डिजीज़ और हेरिडिटी कैसे डिफर करती हैं डिजीज़ में, उनको देखा। फिर हमने 5 टाइप की कैटेगरीज देखी जेनेटिक डिजीज़ की, और उनके अंडर हमने कुछ कुछ बीमारियां, रोग पढ़े। ठीक, उसके बाद हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ को समझा, है ना, उसमें हमने चेन को समझा, 6 जो लिंक्स थे उनको समझा। फिर हमने उनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं वो सब समझा, और हमने बहुत सारी इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में यहाँ पे बात की। उसके बाद हमने इरेडिकेशन और एलिमिनेशन यानी कि वैश्विक उन्मूलन और क्षेत्रीय उन्मूलन के बारे में यहाँ देखा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक अब होता है हमारा ख़त्म। तो आज की क्लास में हमने मानव रोग और स्वास्थ्य में आनुवांशिक और संचारी रोग और इनका उन्मूलन ये देख लिया है। ह्यूमन डिजीज़ एंड हेल्थ, जेनेटिक एंड कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड देयर इरेडिकेशन। ठीक है, तो हमारा 3rd टॉपिक यहाँ से कंप्लीट होता है। ओके, अब हमारे रह गए हैं मानव रक्त समूह और ह्यूमन वेरिएशन। ठीक है, तो कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम जो है मानव विविधता, ह्यूमन वेरिएशन का टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी एंड इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। इफ़ यस, तो लाइक, हाइप, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।